नमस्कार दोस्तों। प्रस्तावना जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसमें हमने समाजवाद तक पढ़ लिया। समाजवाद से ही जुड़ा एक कि कॉन्सेप्ट है या एक क्वेश्चन है या भारत पे एक आक्षेप लगता है कि भारत की जो समाजवादी पॉलिसी थी उसको भारत समाप्त करके जब से यहाँ पे नई आर्थिक नीति आई है तो समाजवाद को समाप्त कर दिया गया है और भारत जो है पूंजीवाद की तरफ बढ़ गया है। तो भारत पे ये आक्षेप लगते हैं। तो इस प्रश्न में हम इसी आक्षेप को डील करेंगे कि ये भारत पे जो आक्षेप लगता है ये सही लगता है कि नहीं सही लगता है। मतलब जो आक्षेप लगाते हैं उनका तर्क क्या है और उसके अपोजिट में या विरोध में हमारा तर्क क्या होगा। तो पहले हम ये देखेंगे कि क्यों वो लोग कहते हैं कि नई आर्थिक नीति जो लाई गई है उसमें ऐसा है क्या जिसकी वजह से वो ये तर्क देते हैं। और फिर दूसरा हमारा जो मत होगा, हमारा मत क्या होगा। हमारा मत ये होगा दोस्तों कि नहीं, भारत में अभी भी समाजवाद कायम है। वो उनका आक्षेप ये होता है कि मोदी जी सब बेच रहे हैं या जो गवर्नमेंट है सब बेच रही है तो भाई इसमें समाजवाद रह कहा जाता है। तो हम ये अपना मत बताएंगे कि नहीं, भारत अभी भी समाजवादी देश है, समाजवाद यहाँ पे कायम है और क्यों समाजवाद है उसके पूरे तर्क हम देते चलेंगे। तो देखिए, तो नई आर्थिक नीति जो आई 1991 में, नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये मूलतः जो है अर्थशास्त्र का विषय है। तो ये अर्थशास्त्र का विषय है कि लेकिन हमारे काम में, हमारे पॉलिटी में जितना काम का आएगा उसको हम जानेंगे, इतना जानेंगे यहाँ पे कि हमारा काम चल जाए। तो हम ये शुरुआत से ये देखेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले जो नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके समय पॉलिसी कैसी थी। उनके समय जो आर्थिक नीति लागू की गई वो समाजवाद से प्रेरित थी। वो समाजवाद से प्रेरित थी। उसके केंद्र में समानता जैसे तत्व थे और पूरी तरीके से समाजवाद से प्रेरित थी। तो उस टाइम पे जितने भी कारखाने थे, निजी कारखाने थे उनका सबका समाजीकरण किया गया। उस समय जाकर टाटा एयरलाइंस थे उसको एयर इंडिया बनाया गया। जमींदारी उन्मूलन कानून लाए गए, भूमि सुधार के कानून लाए गए, जिसका मतलब कि मूल उद्देश्य था कि भारतीय जो समाज हो वो समाजवाद की तरफ अग्रसर हो। यही नीति इंदिरा गांधी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उनके तक यही नीति चलती रही। वो भी यही सब कार्य, मतलब कि उनका भी देश समाजवाद लाना ही था। तो उस समय के मतलब कि जो चीज़ें प्राइवेट थी उसका उन्होंने समाजीकरण किया, राष्ट्रीयकरण किया। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और भी बहुत सारे उद्योग धंधे खोले जो मतलब कि सरकारी थे। तो प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा उस समय नहीं दिया गया। लेकिन जब 1991 में सरकार ने ये पुरानी नीति को त्यागा। बहुत सारी पुरानी पॉलिसी जो चली आ रही है उनके मतलब कि वो पॉलिसी फेल हो रही थी, कुछ उनकी कमियां थी और फेल हो रहे थे। और इस समाज बदल रहा था। तब हमारे पास मतलब कि हमारे पास कारण आ गया कि भाई नहीं, हम पुराने हिसाब से नहीं चल सकते, दुनिया बदल रही है, हमको भी बदलना होगा। तब उसी समय से ये सब पॉलिसी, जो पुरानी पॉलिसी थी उसको त्यागा गया और उसके समय पे नई नीति लाई गई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में, जिसके सूत्रधार मतलब जो इसको बनाने वाले थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस समय वित्त मंत्री थे। और PM कौन थे? नरसिम्हा राव। तो इसी को राव मनमोहन मॉडल कहा जाता है कि उस समय मतलब कि या मनमोहन मॉडल कहा जाता है क्योंकि वे वित्त मंत्री थे और PM नरसिम्हा राव थे। तो डॉक्टर जो मनमोहन सिंह थे बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। तो PM नरसिम्हा राव ने इनको बुलाया कि भारत का विकास करना है, नई तरीके से विकास करना है, तब किस तरीके की नीति बनाई जाए। तो उन्होंने एक नई पॉलिसी लाई जो भारत में जो पीछे पॉलिसी चल रही थी उनकी पॉलिसी से मतलब कि उलट, जो पहले पॉलिसी थी समाजवादी पॉलिसी थी, उसके अगेंस्ट में जो पॉलिसी लाई उसी को पॉलिसी को कहा गया नई आर्थिक नीति, नई इकोनॉमिक पॉलिसी। तो जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा या नरसिम्हा राव गवर्नमेंट द्वारा लाई गई, तो उसके पिलर क्या थे? तो ये जो नई आर्थिक नीति है इसके 3 पिलर माने जाते हैं: उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये 3 पिलर इसके माने जाते हैं नई आर्थिक नीति के, जो 1991 में ये नई आर्थिक नीति लाई गई। और इन्हीं नीतियों में कुछ ऐसे तत्व थे जिसकी वजह से जो मतलब कि आक्षेप लगता है भारत पे कि भारत जो है समाजवादी देश अब नहीं रह गया, ये पूंजीवाद की तरफ जा रहा है। तो ऐसे ही क्या तत्व थे जिसकी वजह से आक्षेप लगता है? देखिए, जो उदारीकरण है या लिबरलाइजेशन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखो, एक शब्द होता है मतलब कि कठोर, एक शब्द कठोर होता है, रिजिड होता है। इसका उल्टा होता है उदार। इसका मतलब है कि उस समय के जो नियम
नियम कानून प्रक्रियाएं जो भी थी उसको सरल बनाना। पहले कठोर थी, उनको सरल बनाना, सरल बनाना। अब देखिए तीनों वर्ड का मतलब समझ लेते हैं, फिर इसको डिफाइन करेंगे। प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब होता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। इसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था से, वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना। कोई जैसे जो अर्थव्यवस्था या तो अपने यहाँ पे कटी रह जाए, दुनिया भर से ना जुड़े। वो पहले थी समाजवादी अर्थव्यवस्था की, जब हमारे यहाँ फॉलो हो रही थी, तब तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था जुड़ी नहीं थी। लेकिन 1991 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन अपनाया गया, तब भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया। तो हमने इन तीनों मतलब कि जो शब्द हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इनका मतलब समझ लिया। अब एक एक करके उदारीकरण, निजीकरण और इन सब का मतलब ढंग से समझते जाते हैं, जिससे ये टॉपिक पूरा स्पष्ट हो और आप इस सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दे पाएँ। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों, तो जवाब देना बहुत आसान हो जाता है। देखिए इसका मतलब ये है, अगर आप निजीकरण की, उदारीकरण की बात करो, जैसे मतलब कि लिबरलाइजेशन की बात करो, कि तो जो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी तक जो पॉलिसी चल रही थी, उस पर क्या था? अभी मैंने आपको बताया कि निजीकरण पर बल बिल्कुल नहीं था, सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा था। इसकी काफ़ी दुष्परिणाम सामने आने लगे। तो फिर मतलब कि नीति बदली गई। अब उस तरह की मतलब कि डायरेक्ट मतलब कि दुष्परिणाम क्या थे देखिए। तो डायरेक्ट वहाँ पे ऐसा नहीं था कि पूंजीवाद को मतलब कि या निजीकरण को एकदम मना कर दिया गया था, डायरेक्ट तरीके से मना नहीं किया गया था। लेकिन अगर कोई उद्योग धंधा लगाना चाहता है ना दोस्तों, तो उसके रास्ते में 50 तरीके की अड़चनें ला दी गई थी, कि मतलब कहीं जाना है तो 20 तरीके गड्ढे खोद दो जिससे वो जा ही ना पाए। डायरेक्ट तो आप मना नहीं करो कि ना जाए। तो उद्योग धंधे जो लगाना चाहते थे, जो लोग प्राइवेट होना चाहते थे, मतलब अपने निजी उद्योग धंधे लगाना चाहते थे, तो उनको डायरेक्ट मना नहीं किया गया। लेकिन कानून और जो नीतियाँ थीं, जो पॉलिसी थी, नियम थे, उन पर मतलब कि इतनी ज़्यादा अड़चनें लगा दी थी उनके माध्यम से, कि आपको 25 तरीके का लाइसेंस लेना पड़ेगा, 20 बार सरकारी मतलब कि दफ्तर जाना पड़ेगा, तब जाके आपको लाइसेंस मिलता। तो आदमी जो होता है ना, वो इतना डिमोटिवेट हो जाता था कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ या प्राइवेट उद्योग धंधों की तरफ जाता ही नहीं था। तो इस तरीके से वहाँ पे मना किया जाता था। लाल फीताशाही थी। इंस्पेक्टर कोटा राज आपने सुना होगा, कि मतलब कि एक तरीके हर डिपार्टमेंट पे एक इंस्पेक्टर की नियुक्ति होती थी, जो समय समय पे ये देखने जाता था कि वहाँ पे सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, मजदूरों का शोषण तो नहीं हो रहा। मतलब हर काम में टांग अड़ाने वाली स्थिति थी। कोटा राज्य था कि आप इतना कर सकते हो, इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकते। तो जब इस तरीके से रहेगा, तो जो प्राइवेट लोग होंगे वो कहाँ से मोटिवेट होंगे, और जब मोटिवेट नहीं होंगे तो उद्योग, प्राइवेट उद्योग, इन सबको बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से था कि डायरेक्ट मना नहीं किया गया था, लेकिन निजीकरण जो होता है ना, उसको मतलब कि रोक के रखा गया था इस तरीके। तो ये सब चीज़ें थी। तो इनकी भूमिका, निजीकरण की भूमिका एकदम कम थी। तो बाद में ये देखा गया कि भाई सरकार अकेले विकास नहीं कर सकती, तो इसी की वजह से नीति बदली गई। और नीति बदली गई तो 1991 में जो नीति लाई गई, अब ये कहा गया कि जो पुराने कानून और नियम हैं, अब इनकी जगह पे नए कानून और नियम लाए जाएंगे, नए नियम और कानून लाए जाएंगे, जो इस तरीके से पुराने में प्राइवेटाइजेशन को बिल्कुल भी मतलब कि उनको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था, कानून इतने सख्त थे। अब कानूनों को सरल बनाया जाता है, उनकी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। अब किसी को लाइसेंस लेना है, तो जो लाइसेंस राज था, इंस्पेक्टर राज था, कोटा राज था, उसको जो हटा के अब हमारे यहाँ पे बिल्कुल सरल नियम बनाए जाएंगे, लिबरल बनाए जाएंगे नियमों को। आपको मतलब कि ना लाल फीताशाही, ना भ्रष्टाचार, सरकार की तरफ से कोई मतलब कि रुकावट नहीं होगी। आप उत्पादन करिए, आप रूल को फॉलो करते रहिए, बहुत सारे आपको क्रम में अड़चन नहीं आएंगे। सिंगल विंडो सिस्टम होगा, एक जगह से आप मतलब कि क्लियरेंस ले लीजिए, 20 बार आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस तरह की चीज़ें अपनाई गई। तो इसको बोला जाता है उदारीकरण, कि प्रक्रियाओं को, नियमों को, सबको उदार कर दिया गया। अब देखिए दूसरा वर्ड है निजीकरण। निजीकरण का क्या मतलब है, आप खुद समझ। निजीकरण का क्या मतलब कि निजी जो कंपनियां हैं, निजी लोग हैं, निजी मतलब कि जो काम करना चाहते हैं, उनको बढ़ावा देना। यहीं पर आता है कि पहले हमारे जो मतलब कि कल कारखाने थे, वो सरकार खोलती थी। सरकार मतलब कि जितने भी कारखाने बनते थे या जो उद्योग धंधे लगते थे, वो सरकारें खोलती थी। जैसे वेल, गेल, HMT, ये सब मतलब कि सरकार खोलती थी। कोई बड़ा उद्योग प्राइवेट के नाम पे नहीं था। कोई एक दो हो जाए तो हो जाए, नहीं तो इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये पाया गया कि ये जो सरकारी उद्योग है ना, इनमें लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, ये सब के कारण की वजह से, और सरकार के ज़्यादा नियंत्रण होने के कारण इनमें जो है ये धीरे धीरे घाटे में जाने लगे।
तो सरकार ये मतलब कि ये घाटे में जाने लगे। तो अब यहाँ पे 1991 के बाद जो नीति अपनाई गई उसमें इन सब चीज़ों की सरकार हर काम में, जिस काम में अच्छी नहीं है उस काम में ज़रूरी नहीं है टांग अड़ाना। तो यहीं पे से निजीकरण का कॉन्सेप्ट आया कि इस उद्योग धंधे लगाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी न रहे, प्राइवेट लोग भी लगाएं और उसके लिए सरकार खूब सारा मतलब कि उनको कानून की सुविधाएं देगी, प्रोत्साहन भी देगी। और इसी वजह से जो हमारे भेल गेल नवरत्न कंपनियां दुनिया भर की जो मतलब सरकारें लगाई थी उनका डिस इन्वेस्टमेंट किया गया, विनिवेश किया गया, उसमें प्राइवेट की हिस्सेदारी बढ़ाई गई, जिससे क्या हो मतलब कि जो काम हो ना वो उनका मैनेजमेंट हो, वो उनको प्रोडक्टिव बनाया जाए। अभी सिर्फ मतलब कल्याणकारी के ये ध्येय था, लेकिन जब उनको प्रोडक्टिव बनाया जाएगा, वो उनके लाभ कमाने के लिए बनाया जाएगा, तो वो मतलब लाभ कमाएंगे तो पैसा स्टेट के पास आएगा, जिससे वो मतलब कि कल्याणकारी योजनाओं में खर्च कर पाएगा। तो इस तरीके से निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। और तीसरा वर्ड है ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि नेहरू के समय तक, नेहरू, इंदिरा गांधी, इन सब के समय तक ये जो भारत की अर्थव्यवस्था थी ना, हम ज़्यादा आयात और निर्यात पे ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। नेहरू मानते थे कि देश जो है हमारा खुद ही बहुत बड़ा है, संसाधन से संपन्न है, हम दुनिया के चक्कर में क्यों पड़े। मतलब कि नेहरू जी के समय तक जो नीति थी ना, उसके केंद्र में केवल एक ही वर्ड था, वो था स्वावलंबन। कि हमको दुनिया से मतलब नहीं है, हम खुद ही अपना स्वावलंबन करेंगे, हम अपने मतलब कि उद्योग धंधे खुद लगाएंगे, खुद ही मजबूत होंगे और अपने देश का विकास खुद ही करेंगे। तो उस समय जो भी नीति अपनाई गई, चाहे 5 ईयर प्लान के दौरान प्लानिंग कमीशन बनाया गया या जो एनडीसी बनाया गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, तो सबका ध्येय जो था ना, सबके केंद्र में एक ही वर्ड था, वो स्वावलंबन। कि हम अपने तरीके से ही अपना विकास करेंगे और समाजवाद की तरफ जाएंगे, ना कि पूंजीवाद की तरफ, इसलिए दुनिया से कटे रह गए। तो दुनिया से ज़्यादा अर्थव्यवस्था से हमारा लेन देन नहीं था, तो उसको जब हटाया गया। लेकिन अब ये कहा गया 1991 की जो नीति आई उसमें ये कहा गया कि भाई हर चीज़ में टांग क्यों अड़ाते हो, हम जिस चीज़ को बनाने में सक्षम नहीं हैं ज़बरदस्ती उसको बनाए क्यों, अपनी एनर्जी बे कर रहे हैं, दुनिया के लोग हमारे सामान नहीं कर रहे, हमारे खरीद रहे, हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है क्योंकि हम उसमें ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं। तो जो सामान हमको सस्ते मिल रहा है हम दुनिया से खरीद लेंगे, और जिसमें एक्सपर्ट है अच्छा बना के उसको दुनिया में बेच लेंगे। हर सामान हम खुद ही बनाए तो डिवीज़न का जो लेबर का जो डिवीज़न है वो भी बहुत बढ़िया से नहीं होगा। एक्सपर्टीज़ के चक्कर में ना, टाइम लगाने के चक्कर में, तो टाइम जाएगा, एनर्जी जाएगी, पैसा जाएगा और वो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरी बात है वो उतना बिकेगा भी नहीं क्योंकि उससे सस्ते सामान दुनिया भर में उपलब्ध है। तो ये चीज़ें थी। तो इन्हीं चीज़ों को किया गया कि वैश्वीकरण में ये किया गया कि भाई हम अपने आयात और निर्यात को दुनिया भर के लिए खोलेंगे। जो चीज़ हम अच्छे बनाने में सक्षम हैं उसको बनाएंगे, दुनिया में बेचेंगे, और जो चीज़ को हम बनाने में सक्षम नहीं है या उस स्किल नहीं है उसको हम दुनिया से खरीदेंगे, आयात निर्यात को बढ़ावा देंगे। तो दुनिया, हमारी जो अर्थव्यवस्था है दुनिया भर की अर्थव्यवस्था से जुड़ेगी, और जब वो जुड़ेगी तो ग्लोबलाइजेशन इसी को कहते हैं दोस्तों। तो अब ये देखो आप, अब हमने तीनों वर्ड जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और तीसरा वर्ड क्या है, उदारीकरण, मतलब कि लिबरलाइजेशन, इन तीनों वर्डों का हमने मतलब कि देख लिया ढंग से, मतलब हमने समझा। आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई इन वर्डों का क्या मतलब है। अब कोई भी नॉर्मल आदमी होगा ना, देखो अब हमारी पहले की नीति देखो और उसके बाद की जो नीति है, तो अगर इस पर कोई फोकस करेगा ना भाई कि उदारीकरण, निजीकरण, ये सब जो नीतियां हैं, अब इमेजिन करो कि जब इन तीनों चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा तो आप खुद सोचो कि किस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा, पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा या समाजवाद को बढ़ावा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है जब निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, उदारीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, तो समाजवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा, इससे मिलेगा पूंजीवाद को बढ़ावा, पूंजीवाद को बढ़ावा। तो इसी वजह से भारत पे यह आक्षेप लगा कि भाई जो नई आर्थिक नीति है ना, ये पूंजीवाद को बढ़ावा देती है, और चूंकि पूंजीवाद को बढ़ावा देती है इसलिए भारत का जो समाजवाद है ना वो कमज़ोर हो रहा है। तो ये आक्षेप भारत पे लगाते हैं लोगों। तो ये जब आक्षेप लगाते हैं ना, तो इनका जो व्यू होता है दोस्तों, अब हम आएंगे अपने व्यू पर। तो इनका जो व्यू होता है ना, तो हमने समाजवाद जब पढ़ा तो उसमें चर्चा की थी दो तरीके के समाजवाद, एक पाश्चात्य समाजवाद और दूसरा है भारतीय समाजवाद। तो भारतीय समाजवाद जो है पाश्चात्य समाजवाद से अलग कैसे है, डिफरेंट कैसे है, वहीं से इसका आंसर मिल जाएगा कि उनका जो व्यू है ना वो पाश्चात्य समाजवाद से प्रेरित है। पाश्चात्य समाजवाद क्या कहता है कि अगर समाजवाद और पूंजीवाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, अगर आप समाजवाद को बढ़ावा देंगे तो पूंजीवाद कमज़ोर होगा, और पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे तो समाजवाद कमज़ोर होगा। तो वो इस व्यू को लेकर चलते हैं कि आपने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है, इस वजह से समाजवाद तो कमज़ोर होगा ही, क्योंकि जो पूंजीवाद के जो तत्व हैं उसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सारी चीज़ें हैं, और ये सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा। निजीकरण को, निजी संपत्ति को कानून सरल बनाओगे तो जो अमीर होगा वो और अमीर होता चला जाएगा,
क्योंकि उसके लिए तो प्रक्रिया आपने आसान की, और जो गरीब है वो और गरीब होता चला जाएगा, क्योंकि उसके पास स्किल भी नहीं है, और स्किल जो है तो उसको चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसके पास पैसा है उद्योग धंधा तो वही लगा पाएगा ना। तो ये बोलते थे कि अगर आप, ये 50 समाजवादी बोलते हैं कि आप अगर पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे तो समाजवाद के लिए खतरा ही साबित होगा, वहाँ पे आपके यहाँ समाजवाद नहीं होगा। तो ये इस व्यू को लेकर लोग भारत पे आक्षेप करते हैं, लेकिन हमको, हमारी सोच ये नहीं होनी चाहिए। हम अपने आंसर में यही लिखेंगे कि भारतीय समाजवाद जो है ना वो विशिष्ट स्वरूप का है। भारतीय समाजवाद विशिष्ट स्वरूप का है। ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ पे पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे तो समाजवाद को कमजोर करेंगे। हमारे यहाँ पे दोनों एक दूसरे का उल्टा नहीं है, समाजवाद भी चलेगा, पूंजीवाद भी चलेगा, दोनों एक दूसरे के साथ है। निजी संपत्ति भी रहेगी, सार्वजनिक संपत्ति भी रहेगी, दोनों का अस्तित्व रहेगा, एक दूसरे का साथ विकास करेंगे। भारत जो सरकार है वो मतलब कि पूंजीवाद को बढ़ावा देगी, पूंजीवाद को बढ़ावा देगी तो निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा तो नए उद्योग धंधे लगेंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और जब रोजगार मिलेगा, कंपनी पैसा कमाएगी तो उस पर टैक्स लगा के, खूब सारा टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स लगा के, प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब कि जो जितनी आमदनी में है, जितना कमाता है उसके ऊपर उतने ही अनुपात में कर लगाया जाएगा। कोई 10 करोड़ कमाता है तो उसके उसी तरीके से कर लगाया जाएगा, कोई 5 लाख कमाता है तो उसके उसी तरीके से कर लगाया जाएगा। तो जो जितना कमाता है उस पर ज़्यादा कर लगा के, और फिर सरकार इसको लोक कल्याणकारी योजनाओं में खर्चा करेगी। अंबानी भी रहे, अडानी भी रहे, भेल, गेल, ओएनजीसी भी रहे, तो ये जो मतलब कि प्राइवेट कंपनियां हैं ये भी रहे, लेकिन कंट्रोल किसका रहेगा? सरकार का। ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि विनियमित नहीं होगी या अपनी मन मर्जी की करेंगी, इस तरीके से जो पाश्चात्य में होता है उस तरीके का नहीं होगा। हमारे यहाँ पे सरकार भी रहेगी, इन पे कंट्रोल भी रहेगा, सरकार के भी उद्योग धंधे रहेंगे, और प्राइवेट भी फले फूलेगा। जिससे प्राइवेट से प्राइवेट होगा तो इसमें नौकरियां भी मिलेंगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और रोजगार भी मिलेगा, सरकार को टैक्स भी मिलेगा, जिससे कल्याणकारी योजनाओं में खर्चा भी होगा। तो ये दोनों में बैलेंस होता है। तो हमारे यहाँ पे जो समाजवाद है ना, समाजवाद, उसमें संपत्ति का समाजीकरण ना होकर, जो हमने पहले पढ़ा, उसकी केंद्र में है समानता वर्ड। समानता है कि कैसे भी समानता लाई जाए, चाहे पूंजीवाद, समाजवाद, सबको मतलब कि साथ में ले चल के केंद्र में है समानता। तो जैसे ही यहाँ पूंजीवाद पे टैक्स लगाया जाएगा, लोगों पे खर्चा किया जाएगा, समानता आएगी। समावेशी विकास है हमारे यहाँ पे, कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएंगी, सबका साथ सबका विकास होगा, सबको राशन दिया जाएगा, वैक्सीन सबको लगाई जाएगी, प्रोग्रेसिव जो टैक्स लगा के, इस तरीके से ये हमारा जो समाजवाद है, वो जो सुप्रीम कोर्ट का 1982 का डिसीजन था। देखिए 1982 का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का क्या था, डीएस नकारा केस में, कि फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, मतलब कि जब आदमी पैदा हो जाता है उसके मरने तक उसकी सुरक्षा करना ही समाजवाद है। तो वंचित और शोषित जो वर्ग है उनकी सुरक्षा करना ही समाजवाद है। और सबके केंद्र में है वर्ड समानता, आय की असमानता को कम करना, सब चीज़ के केंद्र में समानता है। तो भारत का जो समाजवाद है वो विशिष्ट है, वो पाश्चात्य समाजवाद की तरीके से नहीं है। जब आप इसको ध्यान में रखेंगे तब आप इसका आंसर जो है ना, ये जो आक्षेप लगता है कि भारत की नई आर्थिक नीति प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद को समाप्त करती है, इसका जो आंसर है ना, बिल्कुल आसानी से आप लोग लिख लेंगे। तो मैंने जो आपको समझाया, आप इसको पूरी तरीके से ध्यान रखोगे तो इस सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे पाओगे आप। अब चलो, हमने जो मतलब कि समाजवाद है उसको भी पढ़ लिया। समाजवाद के बाद जो हमारा जो वर्ड आता है नेक्स्ट, देखें, अब उस पर चलते हैं। अगला जो प्रस्तावना में लिखा हुआ वर्ड है वो है पंथ निरपेक्ष। अब इसको ढंग से हम लोग कवर करेंगे। तो देखो, पंथ निरपेक्ष, हम ये टॉपिक देखते हैं। हमारा जो संविधान है ना, उसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष वर्ड की चर्चा है। ये बाद में जोड़ा गया है, लेकिन बाद में जोड़ा गया है, इस सब चीज़ को हम बाद में ही देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि भाई इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में वर्ड लिखा है वो पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, और दूसरा इसका जो इंग्लिश लिखा हुआ है वो लिखा है सेकुलर लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो इन दोनों वर्डों को हम ढंग से देखेंगे, और पूरा जो हमारे यहाँ डिबेट चलती है सब चीज़ को देखेंगे। इनसे जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो पढ़ेंगे, जैसे पंथ निरपेक्ष है क्या, पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता में अंतर क्या है, भारत किस सीमा तक पंथ निरपेक्ष है, भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका क्या है, ये सब चीज़ हम देखेंगे। लेकिन देखिए, जो धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता ये है तो फर्स्ट पेपर का हमारे टॉपिक सोसाइटी वाले में आता है। तो लेकिन जो उसका राज व्यवस्था में जो संदर्भ है कि राजनीति में धर्म कैसे प्रभावित करता है, या भारतीय जो मतलब कि
राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य है कि नहीं है, ये सारे जो टर्म है ये राज्य व्यवस्था का पार्ट बनते हैं। जबकि फर्स्ट पेपर में जो सोसाइटी वाला पार्ट है हमारा, उसमें ये बनता है कि भाई जो धर्मनिरपेक्षता या हमारा समाज धर्मनिरपेक्ष है कि नहीं है, धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट क्या है, ये वेस्टर्न सोसाइटी से हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उन दोनों में धर्मनिरपेक्षता का मतलब अलग अलग क्या है, ये एक ही है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है हम फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे दोस्तों कि पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म का क्या मतलब है। तो देखिए, पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य क्या है, पहले इसको पढ़िए। पंथ निरपेक्ष या सेकुलर से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहाँ राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो। तीनों पहले पढ़ लो, फिर इसकी डिटेल हम ढंग से देखते हैं। राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे। तीसरा है सभी धर्मों के अनुयायियों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो। जहाँ ये तीनों चीज़ें होंगी वहीं पे हम कहेंगे ये राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो परिभाषा हमने देख ली। अब एक एक लाइन को देखते हैं, तब हम मतलब कि जस्टिफाई कर पाएंगे कि हमारा जो देश है भारत, ये पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष है भी या नहीं है। अभी हम मोटा मोटा धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष को एक ही तरीके से ले रहे हैं, बाद में देखेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। अंतर तो है ही है दोस्तों, इसीलिए दोनों वर्ड भी अलग हैं। तो अभी पहले हम देखते हैं कि राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, इसका क्या मतलब है। तो राज्य का क्या मतलब है, राज्य का जो तत्व होते हैं वो तो हम बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ में मतलब है कि राज्य जो शासन तंत्र है, जो शासन तंत्र या सरकारी तंत्र है या सरकारी जो रूल रेगुलेशन है, उनको फॉलो करवाने वाले लोग जो हैं या जो व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, उनका जो समूह है वो राज्य है। चाहे इसमें पीएम हो गए, सीएम हो गए, कोई डीएम हो गया, कोई अधिकारी हो गया, जो भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये सारी जो चीज़ें हैं उसको हम राज्य के रूप में देखते हैं। अब ये लोग का कोई भी राजकीय धर्म ना हो, इनका कोई राजकीय धर्म ना हो, ये पंथ निरपेक्षता का एक पक्ष है। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो कि अफ़गानिस्तान है या पाकिस्तान है, वेटिकन सिटी है, इस तरह की जो देश है ना, इनका जो राजकीय धर्म है, इनका राजकीय धर्म है। जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जैसे देश है, जैसे अफ़गानिस्तान का राजकीय धर्म है इस्लाम। इसी तरीके से वेटिकन सिटी ये जो देश है इसका राजकीय धर्म है ईसाइयत। तो इनका राजकीय धर्म ही है। तो अब बताओ कि जो सिस्टम होगा या जो राज्य होगा, जो सरकारी तंत्र होगा, वहाँ के जो पीएम होंगे, सीएम होंगे, राष्ट्रपति होंगे या जो वहाँ अधिकारीगण होंगे, ये पूरे के पूरे जो सिस्टम होंगे, ये भेदभाव करेगा कि नहीं धर्म के आधार पर। तो ये धर्म के आधार पर भेदभाव करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का राजकीय धर्म ही है उस तरीके का। तो सरकारी नौकरियों में फेवर करेंगे, वो ऐसा रूल मतलब पास कर सकते हैं कि इस्लाम को मानने वालों को सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाएगी, या कुछ भी अगर होता है, प्राइवेट जॉब लगाना है तो इस्लाम धर्म वालों को इतनी कम मतलब कि देना पड़ेगा, या इनके लिए रूल जो है सरल होंगे, दूसरा धर्म उसके लिए कठिन होंगे। तो इस तरह के रूल रेगुलेशन जो धार्मिक स्टेट होता है वो बना सकता है। लेकिन जहाँ पे भारत की बात है, तो भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। मतलब कि भारत में सेकुलरिज्म है, पंथ निरपेक्षता है, यहाँ का कोई राजकीय धर्म नहीं है। ना तो इस्लाम इसका राजकीय धर्म है, ना हिंदू, ना क्रिश्चियन, कोई भी इसका राजनीतिक धर्म नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राज्य के जो तत्व है ना, राज्य के तत्वों में जैसे सीएम ले लो, पीएम ले लो, न्यायपालिका ले लो, कार्यपालिका ले लो, अधिकारीगण ले लो, जो डीएम है या कोई भी जो कर्मचारी है, वो मतलब कि भेदभाव नहीं करेगा, किसी धर्म को ज़्यादा तरजीह नहीं देगा। ये नहीं रूल नियम बनाए जाएंगे कि हिंदू के लिए ये मतलब कि ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी होगी, मुसलमान के लिए कम होगी, या मुसलमान के लिए ज़्यादा होगी, हिंदू के लिए कम होगी। ऐसे नियम राज्य नहीं बना सकता। तो इसको कहा जाता है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। राज्य सबको एक ही नज़र से देखता है, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। लेकिन जो धार्मिक राज्य होते हैं वो धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, तो इसलिए भारत यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं करता है। तो ये पहला पार्ट हमने देखा कि इसका क्या मतलब कि राज्य का कोई धर्म ना हो। लेकिन दुनिया भर के लोग आक्षेप लगाते हैं कि भाई आप तो ऐसे कहते हो कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ का पीएम, जैसे मान लो हमारे पीएम मोदी हैं, ये अयोध्या में मंदिर बनता है तो वहाँ भूमि पूजन करवाने जाते हैं, वहाँ दंडवत प्रणाम करते हैं, केदारनाथ जाके मंदिर मतलब कि वहाँ पे वो करते हैं, मतलब कि वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, समाधि लगाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं,
रुद्र कोई भी कार्यक्रम होता है वहाँ रुद्राभिषेक करते हैं, तो क्या वो एक ही धर्म को बढ़ावा नहीं देते? यूपी के सीएम है, वो एक महान मतलब कि मठ के महंत हैं और वो एक तरीके के विशेष वेशभूषा धारण करते हैं। तो चाहे पीएम हो यहाँ का, सीएम हो, राष्ट्रपति, जो अभी राष्ट्रपति कोविंद थे, उन्होंने राम मंदिर बना तो 5 लाख रुपए का चंदा दिया, अपने वेतन से दिया। तो क्या ये मतलब कि जो भारत का जो सेकुलरिज्म है इन चीज़ों को कैसे देखता है? तो सवाल यही उठता है कि जब वहाँ का पीएम, सीएम, हेड ऑफ स्टेट, यहाँ के जो लोग हैं वो अगर मतलब कि एक धर्म को विशेष में भाग लेते हैं, उसको वरीयता देते हैं, तो ये इंडियन सेकुलरिज्म पे सवाल उठता है कि नहीं उठता? तो इन चीज़ों को हम कैसे देखेंगे कि या ये चीज़ अगर हमसे इंटरव्यू वगैरह में पूछ ली जाए तो इनका जवाब हम कैसे देंगे? तो देखिए, तो इनका जवाब देने के लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत जो है ना एक नास्तिक देश नहीं है। जवाब कैसे देना है सैद्धांतिक रूप से, ऑफिशियल रूप से? अगर उस तरह बहस करनी तो बहस की बात अलग है, और व्यवहारिक रूप में क्या है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी सैद्धांतिक रूप से या इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो इसका जवाब कैसे देंगे? तो आपका जवाब यही होगा दोस्तों कि भारत एक नास्तिक धर्म नहीं है। पहली बात तो नास्तिक देश नहीं है, ये धर्म विरोधी देश नहीं है। तो देखिए, देश जो होते हैं ना, देश कई तरीके के होते हैं, धर्म के आधार पर देश कई तरीके के होते हैं। एक तो धर्मतंत्र हो गया, दूसरा होगा धर्मविहीन देश हो गया, तीसरा जो देश का प्रकार है धर्म के आधार पर वो हो गया धर्म विरोधी देश, और चौथा जिस कैटेगरी में हम आते हैं धर्मनिरपेक्ष देश। 4 प्रकार के धर्म के आधार पर देश होते हैं। धर्मतंत्र अभी हमने देख लिया कि जो अफगानिस्तान, ईरान, वेटिकन सिटी, ये इस तरीके के जो देश हैं जिनका राजकीय धर्म होता है वो धर्मतंत्र कहलाते हैं। वो धर्म के आधार पर भेदभाव भी करेंगे, पर्सनल मामले में भी करेंगे, सोशल मामले में भी करेंगे, पॉलिटिकल मामले में एक खास धर्म को तरजीह भी देंगे। तो जिस धर्म को जो उनका राजकीय धर्म होगा, तो यहाँ पे जो स्टेट आते हैं जैसे ईरान, इराक, अफगानिस्तान या मतलब कि वेटिकन सिटी, इस तरीके के जो देश हैं उनको धर्मतंत्र बोला जाता है। दूसरे होते हैं धर्मविहीन देश। धर्मविहीन क्या होते हैं कि वैसे देश जिसमें राज्य हस्तक्षेप करता ही नहीं है धार्मिक मामले में। धर्म हो, हमसे कोई मतलब नहीं है, राज्य का कोई मतलब नहीं होगा। राज्य ना पॉजिटिव तरीके से ना नेगेटिव तरीके से कोई भेद मतलब कि हस्तक्षेप करेगा ही नहीं। धर्म के आधार पर जो करना है तुमको करते हो, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। राज्य तुम्हारे लिए कोई चंदा भी नहीं देगा। धर्म के मामले में बिल्कुल भेदभाव, मतलब कि जैसे फ्रांस का समाज है, तो फ्रांस जो देश है ना, वो न ईसाइयत को न इस्लाम को किसी मामले में हस्तक्षेप, जो पुराना फ्रांस था, अभी के फ्रांस में तो मतलब चेंज आ रहा है, वहाँ पे किसी तरीके का भेदभाव नहीं करता है। क्योंकि वो जो खिलाफ ही फ्रांस में जो स्वतंत्रता समानता इस बंधुत्व की बात आई थी, वो धर्म के खिलाफ ही उठ के आई थी कि धर्म हर जगह छाया हुआ था, हर डिपार्टमेंट पे, सरकारी डिपार्टमेंट तक में धर्म घुसा हुआ था। तो उसके अगेंस्ट में जब मतलब कि विद्रोह हुआ, विद्रोह के बाद नया समाज बना, तो नए समाज ने यही माना कि भाई हमारे किसी भी डिपार्टमेंट में या सरकारी तंत्र में धर्म का कोई रोल नहीं होगा। तो इस तरीके के जो देश होते हैं उनको धर्मविहीन बोला जाता है। तीसरे तरीके के जो देश हैं धर्म के आधार पर, उनको धर्म विरोधी देश बोला जाता है। ये न मानेंगे, धर्म तो मानेंगे ही, न मानने देंगे, खुद भी नहीं मानेगा और न मानने देंगे। इस तरीके जो धर्म को अफीम समझते हैं, इस तरीके के देश जो मार्क्सवादी देश होते हैं, रसिया हो गया, चाइना हो गया, बेलारूस हो गया, इस तरीके जो देश थे, ये इनके यहाँ पे धर्म की कोई जगह ही नहीं होती है। आप न मानेंगे न मानने देंगे। आप अगर मानेंगे भी धर्म तो उसका ये खंडन भी करेंगे और आपको मतलब कि दंड भी प्रदान करेंगे। तो इस तरीके के देश होते हैं। चौथा देश होता है भारत के तरीके का। व्यवहार में क्या है, सैद्धांतिक तरीके से हम पढ़ रहे हैं अभी, व्यवहार में क्या वो भी हम देखेंगे। धर्मनिरपेक्ष चौथे तरीके का जो देश होता है वो धर्मनिरपेक्ष होता है, जैसे भारत इसी कैटेगरी में आता है। तो ये देश जो क्या करते हैं, इनका कोई राजकीय धर्म नहीं होता है, कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा। लोग अपने हिसाब से लोग धर्म मानते रहें, राज्य उसमें हस्तक्षेप करेगा, लेकिन पॉजिटिव तरीके से हस्तक्षेप करके सब धर्मों को बराबर समझेगा। राज्य की नीतियाँ धर्म से स्वतंत्र होगी। अगर सहायता भी करनी है तो सब धर्म की सहायता करनी है। इस तरीके का जो देश होता है ना दोस्तों, वहाँ उसको धर्मनिरपेक्ष बोला जाता है। वहाँ की जो नीतियाँ बनाई जाएंगी वो धर्म से बिल्कुल तटस्थ होकर बनाई जाएगी। मान लो जैसे भारत है, भारत में अगर इंदिरा आवास योजना देना, घर देना है, तो ये देख के नहीं दिया जाए कि हिंदू को दिया जा रहा है कि मुसलमान को दिया जा रहा है। मनरेगा में जॉब कार्ड बनाना, तो ये देख के नहीं बनाया जाए कि हिंदू का बनाया जा रहा है कि मुसलमान का बनाया जा रहा है। कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी हो कि अगर मुसलमान का इतना नंबर ज़्यादा भी है तब भी उसको नहीं लिया जाएगा, या हिंदू का इतना नंबर कम भी है तब भी उसको नहीं लिया जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी नीति नहीं बनेगी। इस तरीके से तब कहा जाता है कि भारत का जो धर्म है एक धर्मनिरपेक्ष है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष समाज है। ये मतलब कि सरकारी नीतियों में, पर्सनल रूप से तो कोई भी हो सकता है कि एक व्यक्ति पर्सनल रूप से रिलीजन की मानने की मनाही तो की नहीं गई है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता उसका अधिकार है। तो सोशल रूप से या राजनीतिक रूप से जो हमारा तंत्र है, राज्य है,
वो हस्तक्षेप ना करे, मतलब कि नेगेटिव हस्तक्षेप ना करे, या किसी धर्म राजकीय धर्म ना अपनाए, या किसी धर्म के साथ भेदभाव ना करे, ये मेन इश्यू है। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा, और उस पर जो आक्षेप आया कि भाई जो भारतीय जो हेड हैं, या भारत के जो मतलब कि पॉलिटिकल हेड हैं या कार्यपालिका के हेड हैं, वो तो धर्म के मतलब कि हस्तक्षेप करते हैं, वो अपने अपने धर्म की इतनी वरीयता देते हैं, तो सब जगह जाते हैं, तो भारत पे जो आक्षेप लगता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तो है ही नहीं। तो उसका हमने यही तर्क देखा कि 4 प्रकार के धर्म होते हैं, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष समाज है, नास्तिक धर्म तो है नहीं। तो यहाँ पे पर्सनल रूप से रिलीजन को मान्यता दिया गया है, उसका फंडामेंटल राइट। तो पर्सनल रूप से क्या करते हैं, इससे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। तो इतने भर कह देने से कि भाई कोई मंदिर जाता है, कोई भूमि पूजन करता है, चंदा देता है, विशेष प्रकार का पोशाक है उसका, इतने अकेले कह देने से भारत का जो सेकुलरिज्म है वो खतरे में नहीं पड़ जाता है, क्योंकि भारत क्या है, नास्तिक नहीं है। इसका मतलब ये है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। मतलब जब पीएम अगर पीएम की चेयर पे बैठे हैं, तब अगर वो भेदभाव करने लगेंगे या नीतियाँ वैसी बनाने लगेंगे कि भाई वो एक धर्म को वरीयता दें, एक खास धर्म के पक्ष में हो, तब हम कहेंगे कि भाई सेकुलरिज्म खतरे में पड़ गया है। या तो जैसे योगी हैं यूपी के सीएम, उनसे योगी से दिक्कत नहीं है, मतलब कि वो 5 घंटा पढ़ें, मतलब कि पूजा करें, भगवा पहने या कुछ भी पहने, उससे दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दिक्कत इस बात से होनी चाहिए कि अगर उनका बुलडोजर चलता है और किसी एक खास धर्म पे चलता है, किसी एक मतलब कि विशेष रूप से ध्यान में देख के चलता है, तब वहाँ पे सेकुलरिज्म खतरे में पड़ता है। दिया में कोई पूजा करे, 10 घंटा पूजा करे, 5 घंटा पूजा करे, हज यात्रा पे जाए, वैष्णो देवी जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे चेयर पे बैठ के हिंदू मुस्लिम करने लगे, या किसी को आवास प्रदान करना उसमें भी धर्म देख के प्रदान करे, किसी को मनरेगा में जॉब कार्ड बनवाना उसको मतलब कि उस तरह धार्मिक भेदभाव करे वहाँ पे, तब यहाँ पे दिक्कत है। भगवा पहनने से या किसी जगह पे जाने से इससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने पर्सनल रूप से रिलीजियस हो सकता है। सोशल मामले या पॉलिटिकल जो मामले हैं या हमारी जो नीतियां हैं, अगर वो धार्मिक रूप से तटस्थ है, तब हम कहेंगे भारत का जो धर्मनिरपेक्षता है उस पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। ये सैद्धांतिक रूप से हम सारी चीज़ों को मतलब कि देख रहे हैं। तो ऐसा, और फिर ऐसा नियम भी नहीं है कि भाई जो पीएम होगा, जैसे पीएम बनेगा या जैसे सीएम बनेगा या जैसे डीएम बनेगा या जैसे इस पर सरकारी तंत्र का हिस्सा बनेगा, तो वो नास्तिक हो जाएगा, वो अपने धर्म को छोड़ देगा। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। फंडामेंटल राइट दिया गया है कि सबको अपने अपने रिलीजन की मानने की स्वतंत्रता होगी। तो मूलतः हमने क्या मतलब देखा, मूलतः हमने पूरा तरीके से यही मतलब देखा, राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो। इसका मतलब ये है कि राज्य की नीतियाँ हो वो धर्म से स्वतंत्र हो, सबको बराबरी की तरजीह दी जाए। किसी मतलब कि अगर जैसे इफ्तार पार्टी होती है उसका भी आयोजन होता है तो सरकारी पैसे से होता है। तो अगर एक पक्ष में झुक जाए ये नीतियाँ, तब ये कहा जाएगा कि भारत का धर्मनिरपेक्षता का जो स्वरूप है, जो हमारे संविधान की मूल भावना है धर्मनिरपेक्षता, वो खतरे में पड़ गई है। तब हम कहेंगे, ऐसे नहीं कह देंगे। दूसरा है, राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे। दूसरा, इसका क्या मतलब है कि राज्य जो है ना भेदभाव नहीं करेगा। यहीं पे अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान इस तरीके के समाज होते, क्योंकि ये सेकुलर नहीं है, तो इनकी जो नीतियाँ बनेंगी वो भी सेकुलर नीतियाँ नहीं बनेंगी। तो ये अपने सरकारी नौकरी में, चाहे प्राइवेट नौकरी में, किसी भी प्रकार के काम हो या मतलब वरीयता देने की बात हो, तो एक खास धर्म को वरीयता देंगे। लेकिन भारतीय जैसा समाज है ना, वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता की वैल्यू है, तो यहाँ पे किसी खास धर्म को वरीयता नहीं दी जाएगी। सर्वधर्म समभाव की भावना होगी, सबको बराबर की तरजीह दी जाएगी। और भारत धर्म विरोधी राज्य तो है नहीं, नास्तिक राज्य तो है नहीं, तो अगर धार्मिक मामले में हस्तक्षेप भी करना हुआ पॉजिटिव तरीके से, तो सब धर्म को बराबरी का अधिकार देगा राज्य। पर्सनल रूप से कोई क्या करता है उसकी अलग बात है, राज्य अगर इस तरीके से करेगा तो सबको बराबर तरजीह देगा। वैक्सीन लगाना हो, रोजगार देना हो, जॉब के लिए हो, तो सबको बराबर मानेगा, किसी तरीके से कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसका ये मतलब है। तीसरा ऑप्शन पे आते हैं। तीसरा क्या है इसका पक्ष, सभी धर्मों के अनुयायियों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होगा। मतलब कोई जो भी रिलीजन मानना चाहता है, धर्म में उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसको जबरदस्ती फोर्स नहीं करेगा, धार्मिक कन्वर्जन नहीं करवाएगा। अपने तरीके से आप जो भी मानना चाहें मान सकते हैं, ना भी मानना चाहें तो ना माने, धर्म राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो सबको अपने रूप से धार्मिक स्वतंत्रता होगी, उसका अधिकार होगा कि आप धर्म माने चाहे ना माने, या आप मानना चाहें तो माने, नहीं तो ना माने। तो इस तरीके से हम पंथ निरपेक्षता को देखते हैं। और भारत का जो पंथ निरपेक्ष का स्वरूप है वो भी हमने देखा। हमने यही देखा कि भाई भारत का जो स्वरूप है वो किस तरीके से है। तो सिद्धांत में अब ये हमने पूरी तरीके से पॉलिटी वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला हिस्सा है वो हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, संविधान में क्या है। इसका पॉलिटी वाला हिस्सा जो व्यवहारिक रूप से, वो हम आगे देखते जाएंगे।
ऑफिशियल रूप से, सैद्धांतिक रूप से, और व्यवहार में अंतर है। क्योंकि भाई जब मतलब कि कुछ कुछ राजनीति में धर्म की भूमिका होती है, या भारत के जो पंथ निरपेक्ष स्वरूप उसी पे सवाल उठते हैं, तो ऐसे ही सवाल तो मतलब कि उठ नहीं जाते फर्जी, तो उस पर भी कुछ सच्चाई होती है। तो हम आगे जो मतलब पढ़ेंगे तो वही चीज़ें देखेंगे कि हमने अभी सिर्फ पंथ निरपेक्षता को मतलब कि डील किया। हम देखेंगे पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में क्या अंतर है, इनसे जो जुड़े मुद्दे हैं वो क्या हैं, भारत किस सीमा तक पंथ निरपेक्ष है, राज्य है, या भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका क्या है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। अभी हमने सिर्फ पंथ निरपेक्ष जो वर्ड है, जो सेकुलर वर्ड है, सिर्फ उसको डील किया कि उसके क्या पहलू होते हैं। तो आपसे अगर प्रीलिम में एक सवाल पूछा जा सकता है कि पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म का क्या तात्पर्य है, आपसे ऑप्शन ए दे सकता है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म न हो, बी दे सकता है राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे, ये दे सकता है, सी दे सकता है कि सभी नागरिकों, सभी धर्मों के अनुयायियों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो। 3 ऑप्शन दिया और डी ऑप्शन दिया उपरोक्त तो सभी। तो आप क्या मारेंगे, डी ऑप्शन को टिक करेंगे। लेकिन अगर इस पर उल्टा दिया गया, डी ऑप्शन में नन दे दिया गया, तब आप किसको मारेंगे, तब आप मारेंगे कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं, ये ऑप्शन सही है। वो क्यों, क्योंकि ये पहले ही ऑप्शन से बी और सी ऑप्शन डिराइव हो जाते हैं कि जब राज्य का कोई राजकीय धर्म ही नहीं होगा तो अपने नागरिकों के बीच में धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, धार्मिक स्वतंत्रता देगा। तो पहले ही ऑप्शन तो दोनों ऑप्शन डिराइव हो जाते हैं, इसलिए हम डी को ना मार के ए को मारेंगे। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में हमने इतना देख लिया कि हमने पहले तो पढ़ा कि जो मतलब कि जो हमारी पॉलिसी है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वो उसके विषय में देखा कि समाजवाद से उसकी क्या मतलब कि कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है क्या, वो हमने देख लिया। और दूसरा अभी देखा पंथ निरपेक्षता का मूल चीज़ें, पंथ निरपेक्षता की जो परिभाषा है वो हमने देखी। अब जो आगे देखेंगे, जो आगे वीडियो आएगा उस पर देखेंगे, या मतलब कि अभी देखते हैं कि भारत किस सीमा तक एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, उसके व्यवहारिक पक्ष पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।